गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करा था और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करा था। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण संविधि का, तो संविधि के वर्गीकरण के 3-4 आधार थे। किस आधार पर किसी भी संविधि को वर्गीकृत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब जो है लॉ से गवर्न है, बिकॉज हम सब सोशल बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सोसाइटी में रहते हैं। बिना लॉ और बिना कानून की व्यवस्था के सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो किसी चीज़ से बंधे रहना और किसी चीज़ के अंतर्गत जीवन यापन करना आवश्यक होता है। तो इसी वजह से जब विधान से हम बंधे हुए होते हैं या लॉ से हम बंधे हुए होते हैं, तो लॉ इस तरह का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए जिससे कि जिस उद्देश्य से वो विधान लिखा गया है उसका उद्देश्य खंडित ना हो, उसका उद्देश्य अबॉर्ट ना हो, उस ऑब्जेक्टिव को हम का मिसकैरेज ना हो, लॉ का मिसकैरेज ना हो, जस्टिस का मिसकैरेज ना हो। तो ऐसा उद्देश्य बना रहे, इसलिए निर्वचन इस तरह का होना चाहिए। अब इस संविधि के निर्वचन के लिए कुछ आधार होते हैं कि संविधि को हमें वर्गीकृत करना है, तो किन आधारों पर हमें संविधि को वर्गीकृत करना चाहिए। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टाइम पीरियड था, नेचर था, ज्यूरिडिक्शन था, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स थे कि किन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है। स्टैट्यूट्स यानी लॉ जो हमने पिछली क्लास में समझा था कि लॉ होता क्या है। तो अब है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब हम करते हैं या फिर अवधि के आधार पर, तो अवधि के आधार पर ये है टेम्परेरी और परमानेंट, यानी अस्थायी और स्थायी। जैसा कि शब्द लिखा गया है उससे थोड़ा विपरीत उसका अर्थ निकलेगा। जैसे कि अस्थायी, अस्थायी में क्या है, टेम्परेरी जो कि होता है, टाइम ऑफ वैलिडिटी इज प्री डिसाइडेड बाय लॉ, यानी अस्थायी जो चीज़ है वो हमेशा नहीं रहेगी। इस तरह से आप रखिए, अस्थायी है तो वो हमेशा नहीं रहेगा। अब जब कोई चीज़ हमेशा नहीं रहेगी यानी कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई लॉ बनाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी उस टाइम पीरियड तक डिसाइड कर दी जाती है। अब वहीं पे जो परमानेंट है, परमानेंट स्टैट्यूट या स्थायी संविधि, उसमें क्या है, टाइम ऑफ इट्स वैलिडिटी इज नॉट प्री डिसाइडेड बाय लॉ, यानी कि जो उसकी वैधता है उसका समय अवधि डिसाइड नहीं किया जाता है। यानी ये कितने भी अंतराल तक चल सकता है, कितनी भी समय अवधि तक चल सकता है, उसका पहले से कहीं कोई लिखित डेट मेंशन नहीं होती है। तो परमानेंट वो है जो कि एक लंबे अंतराल तक चलता है, जिसकी समय अवधि पूर्व में तय नहीं की गई होती है। नॉट प्री डिसाइडेड, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि नॉट प्री डिसाइडेड, और इसमें क्या है, होता है प्री डिसाइडेड, यानी टेम्परेरी में इट इज़ प्री डिसाइडेड। तो टेम्परेरी स्टैट्यूट के क्लासिफिकेशन में पहले से तय होता है, लेकिन वहीं परमानेंट स्टैट्यूट क्लासिफिकेशन में या परमानेंट संविधि के वर्गीकरण में वो पहले से तय नहीं होती है। वो परमानेंट चलने की ही कल्पना अनुमानित होता है उसमें, और इसमें है कि कुछ विशेष समय अवधि है तब तक यह कानून चलेगा, उसके पश्चात उसे हटा दिया जाएगा। अमेंड अगर उसे लागू करना है तो उसे अमेंड कर दिया जाएगा या रिपील कर दिया, जो भी है वो उस वक्त के हालात और परिस्थितियों के अनुसार उसको तय किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज ओनली फॉर दैट डेफिनेट टाइम, स्टेज फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि जो अस्थायी संविधि है वो उस पर्टिकुलर टाइम जो तय किया गया है उस निश्चित काल के लिए ही वह रहेगी। लेकिन वहीं जहाँ परमानेंट स्टैट्यूट है उसका अर्थ है कि वो उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, वो अनिश्चितकालीन समय तक रहती है। तो
तो परमानेंट स्टैचूट हमेशा अनिश्चितकालीन है और हमेशा रहता है, और टेम्परेरी स्टैचूट जो है वो निश्चितकालीन है। जबकि टेम्परेरी शब्द से यूँ लगता है कि उसका टाइम डिसाइडेड नहीं है, जबकि असल में अगर हम इसको इंटरप्रेट, ये देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आ गया। टेम्परेरी शब्द का यहाँ इंटरप्रिटेशन ये है कि उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड है, इतने ही समय अवधि तक रहेगी। ये है इसमें, ये डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय। और इसमें एनी टाइम मतलब कितनी भी, एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, कितने भी समय अवधि तक ये रह सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है remains in force unless repealed earlier until the time so fixed। तो इसका क्या अर्थ है कि ये तब तक फोर्स में रहती है जब तक कि उसको रिपील ना कर दिया जाए, हटा ना दिया जाए उस फिक्स्ड टाइम पीरियड से। यानी जैसे अगर ये तय किया गया है कि ये कानून जो बनाया गया है ये 1 साल तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, लेकिन किसी कारणवश वो हटाना पड़ता है, तो वो अन्यथा तो वो 1 साल तक रहता, लेकिन कोई ऐसा कारण उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से उसको 1 साल से पहले हटाया जा रहा है। अब उस हटाने में उसको अमेंड भी किया जा सकता है, उसको रिपील भी किया जा सकता है। यानी पूर्णतः हो सकता है कि वह समस्या का समाधान 6 महीने में ही हो गया है, तो उस कानून को अब और लागू करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटाया भी जा सकता है या उसको अमेंड भी किया जा सकता है। अब इसमें जो परमानेंट है, इसमें है कि समय समय पर संशोधन योग्य होती है। मतलब ये अनचेंजेबल है बट कैन बी ये अनचेंजेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अनचेंजेबल है, कि इस नॉट अनचेंजेबल बट कैन बी अमेंडेड और रिप्लेस्ड बाय अनदर एक्ट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये कानून हटा के दूसरा कानून ले आओ, लेकिन आप उसको अमेंड कर सकते हो और या किसी दूसरे एक्ट के द्वारा उसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उसकी खुद की जो अस्तित्व है, उसका खुद का जो वजूद है वो बना रहता है। तो इट इज़ नॉट अनचेंजेबल बट कैन बी रिप्लेस्ड और अमेंडेड बाय अनदर एक्ट। फिर है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेट इफ लेजिस्लेचर विशेस टू कंटिन्यू अ न्यू इनैक्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर एक्सपायरी हो गई है, यानी अगर 1 साल का वक्त बीत गया है या 6 महीने के वक्त तक का वो कानून तय किया गया था, अब अगर लेजिस्लेचर को लगता है, लेजिस्लेटिव बॉडी को लगता है कि नहीं ये कानून अभी और बना रहना चाहिए, इसका 6 पीरियड का ही टेन्योर था लेकिन अब इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहिए, तो ऐसे केस में उसमें अमेंडमेंट लाया अमेंडमेंट उस तारीख में ये लाया जा सकता है कि नया इनेक्टमेंट जारी किया जाना चाहिए ताकि वो नई तिथि से फिर से लागू हो सके। After the expiry of date, if legislature wishes to continue, a new enactment is required। यानी नया इनेक्टमेंट चाहिए उसको वापस से लागू करने के लिए। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फाइनेंस बिल, जो कि हमारे संविधान में बताया गया कि ये टेम्परेरी स्टैचूट का एग्जाम्पल है। देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्सपायरी। परमानेंट स्टैचूट में एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी परमानेंट स्टैचूट की कोई अवधि नहीं है, अनिश्चितकालीन होता है, तो उसमें एक्सपायरी जैसा कुछ एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। अमेंड किया जा सकता है लेकिन उसको कम्प्लीटली हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है या इस तरह के जो भी एक्ट्स बने हुए हैं, इनमें चेंजेस लाया जा सकता है लेकिन इनको हटाया नहीं जा सकता है। जैसे फाइनेंस एक्ट है तो उसमें हर साल नया परिवर्तन होता है, तो फाइनेंस एक्ट इसका एग्जाम्पल है। ये टेम्परेरी और परमानेंट या अस्थायी और स्थायी स्टैचू आधार हैं कि हम संविधि को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट आधार आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या स्वरूप। इसमें आते हैं ये इसमें आता है आपका मैंडेटरी, इम्पेरेटिव और ऑब्लिगेटरी। मैंडेटिव, इम्पेरेटिव और ऑब्लिगेटरी
आधार है या फिर उसको कहा जा सकता है आज्ञापक, आदेशात्मक या बाध्यकर। मैंडेटरी शब्द अपने आप में आपको बताता है कि ये बाध्यकारी होता है। और दूसरा है इसमें वर्गीकरण डायरेक्टिव और परमिसिव, जो कि डायरेक्टिव अपने आप आपको बताता है कि ये निर्देशात्मक है, यानी आपको डिफरेंसेस क्लासिफिकेशन से साफ पता पड़ गया होगा। मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, ये कंपेल करता है, जबकि डायरेक्टिव है कि वो निर्देश देता है। डायरेक्टिव में आपको शास्ति होती है या पनिशमेंट होता है अगर नहीं किया हो, लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट है ही नहीं, इसमें भूल होनी ही नहीं है। ये मैंडेटरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें है compels performance of certain things to be done in certain manner or form। किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित तरीका, एक निश्चित विधि, एक निश्चित फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जिस निश्चित तरीके से, जिस निश्चित ढंग से, जिस निश्चित वक्त पर आपको वो काम करना ही होता है। कंपेल करता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। इसमें कोई भूल या कोई चूक है ही नहीं। लेकिन जो डायरेक्टिव या परमिसिव है, यानी कि निर्देशात्मक या अनुमति बोधक, इसमें यदि भूल से कोई भूल रह गई है आपको, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, शास्ति होएगी और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये है इट मियरली डायरेक्ट्स और परमिट्स द थिंग्स टू बी डन विदाउट कंपेलिंग इट्स परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को बिना छेड़छाड़ करे हुए वह डायरेक्ट करता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, या फिर परमिट करता है कि काम को कैसे किया जाए, निर्देश देता है कि इस तरह से काम करना है, लेकिन उसको वो कंपेल नहीं करता है। ठीक है, इसको आप हिंदी में समझिए तो निश्चित कार्य को निश्चित ढंग से पूर्ण किया जाए ये है आपका मैंडेटरी स्टैचूट या फिर बाध्यकारी संविधि। मैंडेटरी स्टैचूट या बाध्यकर संविधि जिसमें है कि निश्चित कार्य को निश्चित ढंग से ही पूर्ण किया जाए, आप उसमें अपना ढंग, अपना तरीका, अपना फॉर्मेट, अपनी रीति नहीं ला सकते हो। लेकिन वहीं जो डायरेक्टिव संविधि है उसमें क्या है, केवल निर्देश है, बाध्यकारी नहीं है। यानी ये मैं आपको इसमें केवल निर्देश है, इसमें केवल निर्देश है, बाध्यकारी नहीं है कि ऐसा ही करना है। कुछ चेंज करके या कहीं कोई भूल रह गई है तो उसमें ऑल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, यानी कि जो ये संविधि है इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। जो मैंडेटरी है उसको स्ट्रिक्टली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जो ये है डायरेक्टिव, इसमें है सब्सटेंशियल कंप्लायंस इज ओके, यानी सारभूत अनुपालना ज़रूरी है। सारभूत अनुपालना मतलब कि सब्सटेंशियली आपने कोई चीज़ जो लिखी है उसको पालना कर ली है तो अच्छा है, कोई गलती रह भी गई है तो उस पर कुछ पेनल्टी है तो वो लग जाएगी उस पर पेनल्टी लग जाएगी। अन्यथा जो है मैंडेटरी नहीं है कि आपने कुछ कर दिया तो अब आपकी वो चीज़ ख़त्म हो गई, कुछ गलत हुआ है तो वो अब आपकी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप ये चेंज करके कर सकते हो या ये पेनल्टी भर के आप कर सकते हो। इसका केस लॉ है एच.वी. कामत वर्सेस अहमद इशाक। एच.वी. कामत वर्सेस अहमद इशाक, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो डायरेक्टिव स्टैचूट है या जो निर्देशात्मक संविधि है उसमें आपको सारभूत अनुपालना करनी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हूबहू जैसा जिस रीति से, जिस रूप में, जिस विधि से लिखा गया वैसा ही करा जाए। तो ये है आपके मैंडेटरी और डायरेक्टिव क्लासिफिकेशन आधार, संविधि का आधार। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन या फिर क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर इसको पब्लिक और प्राइवेट दो क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है। पब्लिक आप जानते हैं सार्वजनिक विधि होती है, प्राइवेट आप जानते हैं निजी विधि होती है। तो उस पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है? इट रिलेट्स टू मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो भी मैटर पब्लिक पॉलिसी से संबंधित है यह उससे संबंधित यहाँ पर लिया जाता है।
और ये है कि मैटर्स विच आर इंडिविजुअल इन नेचर और रिलेट्स टू अ matters which are individual in nature and relates to a body which has no public consequence। जबकि जो निजी संविधि है उसके जो मैटर्स हैं या उसमें उससे संबंधित जो वाद होते हैं उनमें इट रिलेट्स टू अ बॉडी विच हैज़ नो पब्लिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो एक व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है जिसका कि सार्वजनिक लोगों से या जन सामान्य लोगों से उसका लेना देना नहीं है। तो प्राइवेट स्टैचूट या निजी संविधि ये कहलाती है, लेकिन जो लोक संविधि है या सार्वजनिक संविधि है उसमें उसका पब्लिक वेलफेयर से, सोशल वेलफेयर से लेना देना होता है। नेक्स्ट आता है सच स्टैचूट में बी जनरल, लोकल और पर्सनल इन नेचर। जो कि सार्वजनिक संविधि है वो लोकल हो सकती है, जनरल हो सकती है या पर्सनल इन नेचर होती है, लेकिन इन तीनों के होने के बावजूद भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर, जो कि जन कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो पर्सनल हो, लेकिन वो जन कल्याण से संबंधित होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्राइवेट पॉलिसीज़ है ये इंडिविजुअल रिलेटेड है। तो ये इंडिविजुअल रिलेटेड पॉलिसीज़ जो होती हैं इनको प्राइवेट पॉलिसीज़ कहा जाता है या प्राइवेट स्टैचूट्स कहा जाता है या निजी संविधि कहा जाता है। लेकिन वहीं जो सार्वजनिक संविधि या लोक संविधि है वो जनरल पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के आधार पर। ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य के आधार पर हमने पिछली क्लास में किए थे कि इसके 10 या 12 क्लासिफिकेशन होते हैं जिनका कि अलग अलग आधार है। और एक सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि पेनलाइजिंग होता है, रेमेडियल होता है, कंसोलिडेटिंग है या रीइटरेटिव कोडिफाइंग है, उसके बाद कंसोलिडेटिंग है, अमेंडिंग है, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, टैक्सिंग, इस तरह से पूरी एक लिस्ट है। ये एक पूरा बड़ा टॉपिक है। ये क्लासिफिकेशन का आधार जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका बेस लाइन है। तो इस आधार को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने जो ये 3 आधार करे हैं आप इनको ध्यान रखिए कि समय के आधार पर, नेचर के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, इन तीनों के आधार पर वर्गीकरण किया है। नेचर के आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपको मैंडेटरी या फिर डायरेक्टिव या इसको कह सकते हैं आज्ञापक या निर्देशात्मक। नेक्स्ट है टाइम के आधार पर हमने किया है टेम्परेरी या परमानेंट। टेम्परेरी जो होता है उसकी समय अवधि निश्चित होती है। टेम्परेरी मतलब ये नहीं कि उसकी अनिश्चित है, लेकिन जो परमानेंट है उसकी कोई समय अवधि नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हमने किया ज्यूरिडिक्शन या क्षेत्र के आधार पर कि क्षेत्र कहाँ लागू होता है, ये जन कल्याण का क्षेत्र कवर करता है या ये एक इंडिविजुअल का क्षेत्र कवर करता है, उसके आधार पर भी संविधि का वर्गीकरण हमने किया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर संविधि का क्या वर्गीकरण होता है। सो थैंक यू गाइस।